हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वेन्यू। आज मैं आपको सोवियत प्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सोवियत व्यवस्था क्या है। ठीक है, तो गाइस देखो, ये सोवियत प्रणाली है, ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से जो आई थी, ये व्यवस्था वैसे तो खैर ये पहले से थी, लेकिन इसका जो प्रभाव क्षेत्र जो देखने को मिला था, जो एक राजनीति, एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जो इसका नाम आता है, वो कब से देखा जाता है इसका? ये देखा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1939 से स्टार्ट हुआ था। और इसके अंदर क्या हुआ था कि जो ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ये दो प्रमुख शक्तियां, जो मतलब कि दो गुटों में शक्तियां जो बटी हुई थी, उनके बीच में हुआ था। मतलब एक था मित्र राष्ट्र थे और दूसरे जो थे ध्रुव राष्ट्र थे। ठीक है, जो मित्र राष्ट्र थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे मित्र राष्ट्र? जिसके अंदर कुल मिलाकर 5 जो थे कंट्री वो थे। जैसे इसके अंदर थे ये, एक फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड, चाइना और एक ब्रिटेन। ठीक है, ये सभी थे। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से थे? एक था फ्रांस, फिर दूसरा है अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन। और जो एक जो लास्ट वाला था, वो कौन सा था? वो था ये खुद, मतलब ये यूएसएसआर खुद था ये। ठीक है, मतलब सोवियत संघ जो था वो खुद था। ठीक है, मतलब यूएसएसआर मतलब ये था, ये सोवियत संघ जो मतलब 15 गणराज्यों जो समूह था, वो पूरा ये खुद अकेला था। ठीक है, और दूसरी तरफ थे जो ध्रुवीय शक्तियां थी, जो ध्रुवीय राष्ट्र या फिर ध्रुवीय शक्तियां, बोलो बात एक ही है। ठीक, जिसके अंदर क्या था? जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, ये सभी थे। तो ध्रुवीय राष्ट्र के अंदर थे जर्मनी, जापान और इटली। इसके अंदर क्या हुआ था फ्रेंड्स कि जो जिस टाइम पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पर ये पूरी तरह से क्या कर रहे थे कि ये जो सारी शक्तियां हैं आपस में पूरी तरह से होड़ मचा कर रखा था इन्होंने, कि हम पूरे विश्व के ऊपर क्या करेंगे, अपना प्रभुत्व कायम करना चाहेंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ था कि यूनिपोलर एक स्टेट जैसे कंट्री बनने के लिए ये सभी सोच रहे थे कि पूरा एक ध्रुवीय व्यवस्था ऐसे बन जाए कि किसी एक का पूरे वर्ल्ड के ऊपर पूरा कब्जा हो जाए। ठीक है, तो उसके बीच में क्या हुआ था कि ज्यादातर जो एक इनके बीच में जो प्रभाव क्षेत्र था, वो ज्यादा ये जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, क्या किया था कि जर्मनी और जापान को उसने क्या, जर्मनी और इटली को उसने क्या किया था, पीछे हटने के लिए कहा। तो वो आराम से पीछे हट गए थे, क्योंकि वो जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा उन्हें जो है दिक्कत होती, इसलिए वो अपने पीछे हट गए थे। लेकिन जापान जो था अपनी बात पे अड़ा रहा। ठीक है, इसलिए क्या किया था अमेरिका ने, जापान जो प्रमुख शहर थे उसके ऊपर क्या किया, बम गिरा दिया। और जो उसके जो प्रमुख 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उसमें क्या हुआ था, उसका जापान को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ कि जापान भी फिर अब पीछे हट गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही 1945 का टाइम आया, ये लास्ट टाइम था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खत्म हो रहा था। ठीक है, 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रमुख तौर पर जो अपनी शक्ति को स्टैब्लिशमेंट करने के अंदर जो ताकत बची थी, कौन कौन सी बची थी? एक था अमेरिका बचा हुआ था और दूसरा था यूएसएसआर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मिलाकर के फिर जो स्टार्ट हुआ आफ्टर जो है 1945। ठीक है, आफ्टर 1945 के बाद में क्या स्टार्ट हुआ? कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर मतलब क्या था? ये शीत युद्ध स्टार्ट हो गया इनके बीच में। मतलब कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर क्या किया, ज्यादा हथियारों की होड़ हुई थी। हथियारों की होड़ के कारण में क्या किया था, इन लोगों ने अपनी शक्ति को क्या है कि बहुत ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की थी। हालांकि युद्ध नहीं हुआ था, अगर मान लीजिए युद्ध हो जाता तो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे होते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में फिर जैसे उसका खत्म हुआ था, वैसे ही क्या हुआ कि एक जो सत्ता था, वो कौन, ये सत्ता एक यूएसएसआर था, दूसरा जो अमेरिका, मतलब सोवियत संघ और अमेरिका, इनके पास जो ज्यादा ताकत थी। तो कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ था।
एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। सोवियत संघ, ठीक है। वैसे हमारा टॉपिक का नाम है सोवियत प्रणाली ही है, ठीक है। तो सोवियत संघ मतलब क्या है, इसकी जो सोवियत की प्रणाली है उसे ही सोवियत संघ कहा जाता है, ठीक है। अब जो अमेरिका था, अमेरिका क्या था, पूंजीवादी देश था, ठीक है, पूंजीवादी। अमेरिका जो था वो पूंजीवादी देश है। और उसके बाद सोवियत संघ था, ये कौन सा था, ये था साम्यवादी। साम्यवादी, साम्यवादी मतलब ये होता है कि जहां पर जो श्रम के आधार को बढ़ावा दिया जाता है, जिसके अंदर क्या आता है, लेबर आता है, लेबर श्रमिक होते हैं, लेबर श्रमिक, इन सभी को जो एक मजदूर वर्ग होता है, किसान संगठन होता है, इन सारे संगठनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वही क्या था, अमेरिका जो था पूंजीवाद था, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा एक महत्व दिया जाता था, ठीक है, ज्यादा बिजनेस को। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक गवर्नमेंट सेक्टर को या पब्लिक सेक्टर को यहाँ पर ध्यान दिया जाता है साम्यवाद के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे स्टेट की कामना की जाती है जो स्टेटलेस और क्लासलेस एक सोसाइटी हो उसके अंदर, कि मतलब यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति को जो है साम्यवाद मतलब कि एक हर एक वर्ग को ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कहलाता है साम्यवाद, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कि एक साम्यवादी प्रणाली समझते क्या है, जो एक साम्यवादी व्यवस्था जो थी वो क्या थी। साम्यवादी व्यवस्था को समझने के सबसे पहले तो आप ये समझिए कि साम्यवादी व्यवस्था की जो एक विशेषता है वो कौन सी व्यवस्था थी, जिसके अंतर क्या होता है कि एक समाजवाद और साम्यवाद को माना जाता है। समाजवाद का मतलब क्या होता है, जिन वर्गों को मिलाकर पूरा समाज बनता है, और उन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि जैसे कि एक छोटे छोटे वर्ग को मिलाकर के पूरा एक समाज या फिर एक समूह बनता है, तो इन सबको एक साथ लेके चलना ही वो क्या कहलाता है, साम्यवाद कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक साम्यवादी व्यवस्था ये थी जिसके अंदर क्या था कि निजी संपत्ति और एक पूंजीवाद का विरोध किया गया था, और क्या किया गया था, जिसके अंदर ये पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। तो यही था आपकी वो साम्यवादी व्यवस्था थी ये, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये आता है, पहला हमारा था टॉपिक ये, जो इसका टॉपिक है वो साम्यवादी व्यवस्था था। दूसरा अब हमारा टॉपिक है जो सोवियत प्रणाली को समझने का, वो हमारा एक टॉपिक है कि एक तरीके से ये साम्यवादी व्यवस्था थी, ठीक है। तो ये साम्यवादी व्यवस्था जो थी, ये साम्यवादी, साम्यवादी और समाजवाद, ठीक है, साम्यवादी और ये समाजवाद। इसके अंदर क्या है कि ये व्यवस्था जो समाजवादी और जो एक समाजवादी मीन्स प्रत्येक वर्ग को साथ लेके चलना है, और एक निम्न वर्ग के स्तर को, और जो कृषक वर्ग है और जो मजदूर वर्ग है, उन सबको जो है आगे बढ़ावा देने के लिए ये था। और एक इसकी खास बात और ये क्या थी कि ये जो थी ये एक दलीय पार्टी थी, एक दलीय प्रणाली। वो प्रणाली यहां पे कौन सी थी, वो प्रणाली थी यदि कम्युनिस्ट पार्टी थी वहां पर, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर काम कर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे कि कार्ल मार्क्स के पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट पर ही, पूरी तरह से उनकी आइडियोलॉजी पर ही पूरी तरह से, ठीक है, आधारित थी ये, ठीक है। जैसे कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, कार्ल मार्क्स को जाना जाता है एक साम्यवाद के उदय का प्रवर्तक माना जाता है उनको, कि कार्ल मार्क्स ने क्या किया था, साम्यवाद की कामना की थी, ठीक है। तो क्या कि इसने क्या किया था, समाज के अंदर बहुत बड़ा क्रांति, जैसे वर्तमान के अंदर भी देखो तो चाइना के अंदर एक ही पार्टी काम कर रही है, वो कौन सी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो वो तो साम्यवाद का इसलिए इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत ज्यादा वहां पर बना हुआ था, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो ये था कि कैसे एक यहाँ की जो नियोजित व्यवस्था थी, यहाँ की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था मतलब कि यहां पर पूरी बाजारीकरण के ऊपर क्या होगा कि यहां पर जो बाजारीकरण के अंदर क्या है कि पूरी तरह से कंट्रोल जो होगा किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा, मतलब एक ही पार्टी का होगा, वो कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी का होगा। वही नियोजित व्यवस्था थी। नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है कि अपने देश के अंदर ही क्या करना है कि चीजों को बनाना है, उनको मतलब क्या है, उनको एक तरीके से उनको बना करके क्या करना है कि उनको बाहर मार्केट में सेल करना है, कि मतलब उसको एक्साइज करना है, इंपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ एक्साइज करना है,
ठीक है। और बाहर के मार्केट को क्या किया जाता है कि इन यहाँ पर क्या कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर बाहर की मार्केट का पर पूरी तरह से पाबंदी होती है कि एमएनसी वगैरह जैसे कोई कंपनियां जैसे आजकल चल रही किसी देश के अंदर जाती है अपना प्लांटेशन करती हैं, तो ऐसा इस केस में कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। वहां पर क्या होता है, खुद उनकी अपनी जितने भी जो बिजनेस सेक्टर होगा, जो भी सेक्टर होगा, वो खुद अपना करेंगे। मतलब वहां से एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं, बाकी किसी और देश के साथ में वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था जो थी वो नियोजित अर्थव्यवस्था थी यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि पूरी तरह जो नियोजित अर्थव्यवस्था है इसके अंदर क्या किया गया, पूरा जो नियंत्रण था किसका था, सरकार का था। ठीक है, पूरा नियंत्रण किसका होता था, सरकारी नियंत्रण यहां पर होता था, मतलब पार्टी का ही होता था। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या हुआ था कि ये पूरी तरह से एक सोवियत प्रणाली है। अब क्या हुआ, इसके बावजूद क्या हुआ, देखो कि जब जैसे कि क्या हुआ कि जैसे 1945 के बाद अधिकतर ऐसे देश थे जो आजाद हुए थे। ठीक है, अब आजाद ये हुए थे, उसके अंदर ये चीज खास बात ये थी कि जो देश आजाद हुए थे उन्हें क्या था कि दोनों ही एक व्यवस्था को वो अपनाना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि हमारे पास पूंजीवादी व्यवस्था भी आ जाए और दूसरी हमारे पास साम्यवादी व्यवस्था भी आ जाए। जो पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब ये हो गया ताकि वहां पर लोगों को क्या कर सके कि मतलब उनके पास में पैसा पूंजी वगैरह आ सके ताकि वो अपना जो विकास कर सके। ठीक है, और जरूरतों को पूरा कर सके। और दूसरा क्या था, जो खान पान की पूर्ति के लिए ताकि किसको अपनाया जा सके, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया जा सके ताकि उनका अन्न भंडार वगैरह वो सब चीज़ों को पूर्ति हो सके। ठीक है, इस तरीके से तो भारत जैसे उसी टाइम पे उसके खास 2 साल के बाद में भारत देश आज़ाद हो गया था 1947 में। तो भारत ने क्या किया था, इन दोनों पॉलिसी, और एक बात ये थी खास बात इन दोनों देशों की, अगर जो कोई अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता है, साम्यवाद क्या करेगा, उसकी वो क्या करेगा, पूंजीवाद को अपनी व्यवस्था नहीं देगा। और जो अगर साम्यवाद को मानता है वो क्या करेगा कि पूंजीवादी व्यवस्था मतलब अमेरिका उसके साथ में कॉपरेट नहीं करेगा, कि मतलब कि एक अपनाने पर दूसरा उसको सहायता नहीं देगा। और एक न्यू एमरजेंस जो होते कोई भी देश, न्यू कंट्री जो होती है, न्यू बोर्न कंट्री, उसको जरूरत किस चीज की होती है, दोनों चीज की जरूरत होती है। इसलिए क्या किया था इंडिया ने उस टाइम पर नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को साइन किया था। नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी मतलब होता है गुट निरपेक्षता की नीति, मतलब कि दोनों देशों से अलग रह करके, ठीक है, इनके पीछे क्या करे, दोनों से सहायता प्राप्त करता रहे, कि कभी ना तो अमेरिका के पास जाए पूंजीवादी व्यवस्था के लिए, ना तो सोवियत संघ के पास इसमें किसी में शामिल हो। ठीक है, ये क्या करे, दोनों से अलग रह करके भारत ने क्या किया था, ये गुट निरपेक्षता नीति के माध्यम से दोनों देशों से सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए उस टाइम पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है कि इस तरह करते करते फिर क्या हुआ था, जिस समय पर ये 45 के बाद में, जैसे ही जो ये 45 के बाद जैसे कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, इस टाइम पर क्या हुआ था, जो सोवियत प्रणाली थी ये पूरी तरह से क्या हुआ था कि इसने ये देख लिया था कि अब कैसे हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा हथियारों को इकट्ठा किया जा सके। हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ के कारण क्या हुआ था कि ये इसकी शक्ति कमजोर होती चली गई थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो थी, ठीक है, वो ये था कि इसने अपनी जनता के ऊपर जो है ढंग से ध्यान नहीं दे पाया। कि जब शस्त्र को इकट्ठा किया तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आर्थिक संकट पनप गए। जो इस तरीके से क्या हुआ, जो अनाज वगैरह थे यहाँ पर बहुत उसकी काफ़ी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई थी। ठीक है, इस कारण से। तो यहाँ की जो एक अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ये 1991 का जो एक समय काल था वो माना जाता है, ये कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर माना जाता है। ठीक है, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर का मतलब ये होता है, यहाँ पर 1991 के अंदर क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, अब इस तरह से क्या हुआ था कि यहाँ पर ये सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, 1991 के अंदर क्या होता है, इसका सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब उसके विघटन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, सबसे जो पहला कारण है वो ये था कि जो मिखाइल गोर्बाचेव वहां के आखिरी जो राष्ट्रपति थे, मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव वहां के आखिरी राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या किया था, अपने दो प्रमुख प्रकार की जो नीतियों का लागू किया था। वो नीति कौन सी थी, एक थी ग्लासनोस्त और दूसरी थी पेरेस्ट्रोइका। जो ग्लासनोस्त नीति थी वो ये था, जैसे मैंने पहले आपको बताया
कि सोवियत संघ के अंदर या कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ पे होती है वहाँ पर क्या है कि दूसरे देश क्या कर सकते इम्पोर्ट मतलब दूसरे देश जा करके वहाँ पर उन देशों के साथ में अर्थव्यवस्था को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए क्या किया गया था कि जो ग्लासनोस्ट नीति खुले द्वार की नीति वो थी। तो खुले द्वार की नीति में क्या किया गया कि मिखाइल गोर्बाचेव ने किया कि बाहर जो देश है उनको क्या है खुली छूट दे दी ताकि वो आकर के यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें, ठीक है, ताकि उनके साथ में दोनों का रिलेशन आपस में मजबूत हो सके, ठीक है, जिस वजह से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिल सके और वो व्यवस्था संभाली जा सके। लेकिन फिर वो ऐसा नहीं हो पाया। तो ग्लासनोस्ट की नीति ये थी, खुले द्वार की नीति। और दूसरी थी जो पेरेस्ट्रोइका थी। पेरेस्ट्रोइका जो नीति थी वो नीति ये थी कि पुनर्रचना, आंतरिक गड़बड़ियों जो थी इसके अंदर सोवियत संघ के अंदर, आंतरिक गड़बड़ियों में क्या हो सके उसको सुधार करके दोबारा से रिबिल्ड कर सके, ठीक है, ताकि क्या हो कि पूरी तरह से जो सोवियत व्यवस्था है उसको आसानी से संभाला जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, दो प्रमुख नीतियां जो इनकी थी वो दोनों नीतियां जो है यूजफुल नहीं हो पाई और जो यूएसएसआर का था वो इसमें खात्मा का प्रमुख कारण एक ये भी बना। और दूसरा ये था आर्थिक समस्याएं। आर्थिक समस्याएं, ये समस्याएं कौन सी थी आर्थिक तौर पे इकोनॉमिक, कि जब सोवियत संघ ने क्या किया पूरी तरह से अपनी ताकत को लगा दिया किस पर, शस्त्रों को और हथियारों की होड़ को बचाने के लिए, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ फिर यहाँ पर आर्थिक संकट पनप गए जिसके वजह से क्या हुआ कि जनता जो थी इनके सोवियत संघ की वो खुश नहीं थी।